टाइमर स्टार्ट है ना? ठीक है, स्टार्ट है वीडियो। तो सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल FCC द गुरुकुल में। जैसा कि चैनल का नाम आपको बताया था, FCC द गुरुकुल है। तो हम इसमें साइंस के फिजिक्स को क्या किए, साइंस में तीसरा जो पहला जो सेक्टर है तुम्हारा फिजिक्स, इसको स्टार्ट किए थे। तो इसमें हम ऑलरेडी क्या किए हैं, इसमें 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। और चूँकि यह चैप्टर जो स्टार्ट किया हम चैप्टर नंबर 2 है, प्रकाश का अपवर्तन। हमने पहला जो चैप्टर है अभी तो ऑनलाइन उसको अपलोड नहीं किया है, ऐसे ऑफलाइन हम क्या कर दिया है ना, उसको ख़त्म कर दिए हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो अपवर्तन देख रहे थे। ये लेक्चर नंबर हमारा 3 होने वाला है। तो चैप्टर जो है हमारा है 2 है, चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। पिछले क्लास में हमने इसके 2 लेक्चर दे दिए हैं, तो ये लेक्चर नंबर हमारा 3 होने वाला है, लेक्चर नंबर 3। मैंने बताया था कि देखो, यूट्यूब का कोई भी क्लास हो या कोई भी टीचर हो, कोई पढ़ाने वाला हो, किसी भी वीडियो को 5 मिनट 10 मिनट देखने से अच्छा से समझ में नहीं आता है, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, या क्वेश्चन कोई भी किताब का प्रॉपरली नहीं बन पाता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कम से कम किसी भी जिस टीचर से पढ़ रहे हो, कम से कम 1 लेक्चर 2 लेक्चर या पूरे चैप्टर को एक बार किसी भी टीचर से ख़त्म करो कम से कम, या जिसको जो भी मानते हो, ताकि तब तुमको ये लगे कि पूरा 1 लेक्चर देखो, तब लगे कि कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, सवाल बन रहे कि नहीं बन रहे। अब ऐसे 5-10 मिनट या देखने से क्या कुछ पता नहीं चलता है। तो हमने इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर दे दिए हैं, तो पहले उसको वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 पे आना। क्योंकि देखो, ये सोशल साइंस नहीं है कि नया नया चैप्टर सब अलग है, दूसरे से पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, हल्का हल्का फुल्का रिपीट होता है। तो इसलिए पीछे के 2 लेक्चर देख के उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में आना। तो बिना देर के शुरू करते, बीच बीच में बताते रहेंगे। PDF कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसका जिक्र हम आगे वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि पहले पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाया था उसको चर्चा कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो पीछे हम क्लास में भी क्या क्या पढ़ लिए उसको ज़रा देख लेते हैं। पीछे क्लास में हमने देख लिया है प्रकाश का, पहला देखे थे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, इसको हमने अच्छा से डिफाइन कर लिया था, बता दिया था क्या है। इसका एक्चुअल कारण क्या होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित होती है। उसका कारण क्या होता है, तो कारण का भी हमने जिक्र किया था, अच्छे से समझाया था। दूसरा हमने बताया था कि प्रकाश के जो अपवर्तन है इसकी विशेषताएँ क्या होती है। पिछले क्लास में इसको मैंने बता दिया था, विशेषता क्या है। ऐसे ही इसमें बिंदु देके, हेडिंग देके लिखा था। फिर इसके जो है आवश्यक शर्तें क्या है, आवश्यक शर्तें, यानी कि जो प्रकाश के अपवर्तन है उसके शर्त क्या है, यानी कि अपवर्तन की घटना हो उसके लिए क्या क्या होने चाहिए, तो उसको बोलते थे शर्त। 3 शर्त बताए थे हम। चौथा मैंने इसी प्रकार से इसका देखो उदाहरण देखे थे। इसका उदाहरण यानी कि अपवर्तन का उदाहरण दिया था, कि जैसे दिया था कि जल या कांच ग्लास में रखी हुई पेंसिल या छड़ी का तिरछा मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये उदाहरण दिया था। और बताया था कि आकाश में तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अपवर्तन ही होता है, चूँकि वह तारों का टिमटिमाना कहाँ होता है, वायुमंडल में, इसलिए उसका नाम दे देते हम वायुमंडलीय अपवर्तन। वो भी था किसी समुद्र या जल की गहराई का क्या वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना, किसी सिक्के का गिलास में रखा हो उसके तली से जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सब अपवर्तन का क्या किए थे, उदाहरण बताए थे। फिर चौथा में हमने एक प्रश्न करवाया था, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में अंतर करवाया था ना, अपवर्तन में अंतर करवाया था। यहाँ तक बताया था पिछले क्लास में। फिर आगे दूसरा लेक्चर नंबर में कराया था, 1 में। लेक्चर नंबर 2 में हमने कराया था कि जो है प्रकाश की चाल क्या है, यही कराया था ना, प्रकाश की चाल क्या है। वीडियो में आ रहा है ना, सब बताना, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है ना। प्रकाश की चाल क्या है, और इसी को हमने यहीं तक ख़त्म किया था। और विभिन्न माध्यमों में बताया था कि प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग होती है और कितनी होती है, और एक न्यूमेरिकल भी कराया था। तो इतना हमने पीछे पढ़ाया था। कल इसको भी मैंने लेक्चर 2 बता दिया था, लेकिन इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है।
चलो भाई शुरू करते हैं। प्रकाश की चाल को एक बार थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं आज की क्लास में। तो प्रकाश की चाल में बताया था, प्रकाश की चाल इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बताया था कि चूँकि चाल बराबर क्या बताया था मैंने, चाल बराबर दूरी बटा में समय, ये बताया था ना। समय दूरी का सही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, समय का सही मात्रक सेकेंड। कुछ नहीं था तो बाटा में हमने 1 माना था, ऊपर 1 माना था, या ना मानो तो भी चलेगा। तो बताया था कि 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। बताया था कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लो कि जो जल में प्रकाश की चाल होगी, कांच में प्रकाश की चाल होगी, हवा में प्रकाश की चाल होगी, सभी माध्यमों में प्रकाश का चाल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एक बार हम बोलेंगे पीछे से रिपीट करना ताकि याद हो जाए, कल बता दिया था। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आज का जो टॉपिक है। बताओ सबसे अधिक पूछेगा किस प्रकाश का चाल किस में होता है, तो किस में बताएगा, पहला कहेगा निर्वात में। कहेगा कितना होता है निर्वात में, वैल्यू बताइए, तो कहेगा 3 × 10 के पावर कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। ये भाई हमने कल बता दिया था। इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी में, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। पूछेगा प्रश्न 2 कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है, तो क्या कहेगा, हीरा में। हीरा में कितना पूछेगा, वैल्यू बताओ, तो कितना बताएगा, तो कहेगा 1.24 × 10 के पावर कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब चलो मैक्सिमम ये था तुम्हारा और ये था मिनिमम। उसके बाद पूछेगा जल में, हवा में कितना, तो ट्रिक बताया था तरीका, इससे थोड़ा सा कम होता है। तो थोड़ा सा कम कितना हो जाएगा, 2.99 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बताया था, इतना याद करने के लिए। चौथा बताया था किस माध्यम में, जल में बताया था, जल में। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताओ किसको याद है। तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 होता है, × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो एक बात ज़रा ध्यान दो, हम कल एक लॉजिक याद करवाए थे कल कि ये जो है तुम्हारा क्या है, देखो सब में कॉमन है कि नहीं है, इसी को याद करना है, पहला वाला, समझ गया ना। अब है पाँचवा किस में बताया था, कांच में बताया था प्रकाश की चाल क्या है, तो कांच में बताया था 2 होता है, ठीक, 2 दशमलव ऐसे किया था, ऐसे नहीं किया था मीटर पर सेकेंड। तो दशमलव के बाद 0 रहे ना रहे कोई फ़र्क पड़ता है, कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 लिखो। तो 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतना मैंने बताया था। तो इसके बाद प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक, वीडियो को। तो ये पीछे वाला कल का रिवीजन है। वैल्यू अगर लिख लिया होगा सभी ने तो ठीक है, नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट सभी का ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मिटाते हैं इसे। चलो अच्छा ये बता दे कि इस पे प्रैक्टिस है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा, कॉन्सेप्ट प्लस क्या होगा, कॉन्सेप्ट या थ्योरी बताएंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे, होंगे ना। प्रैक्टिस है जिसको हम क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्यों है। तो चूँकि आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं क्या, अपवर्तनांक शुरू करेंगे। अपवर्तनांक इसको हम आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जितने कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़े हैं सब का रिवीजन अच्छे से हो जाए और दिल दिमाग में आसानी से बैठ जाए, ताकि डाउट ना रह जाए। तो सब अपना अपना प्रश्न निकालो पेपर और प्रश्न को पढ़ना शुरू करो। ये बताया था जैसे कि पिछले क्लास में, सबका PDF ऑलरेडी है मेरे पास। तो एक नंबर लास्ट में बताएंगे कि कहाँ पर ये PDF मिलेगा। जैसे ये सारे क्वेश्चन क्या है ना दिए हुए हैं, देख लो इसमें। अपवर यह जो है ना VVI MCQ फॉर बोर्ड एग्ज़ाम लिखा हुआ है ना, ये सब क्वेश्चन PDF में ऑलरेडी मिलेगा। इसलिए जब पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, तो आसानी से समझने पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि नोट्स बनाने पे। नोट्स बनाना होगा तो उसके लिए हम PDF बता देंगे कहाँ पर मिलेगा लास्ट में वीडियो के अंत तक। तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न को ज़रा देखो क्या बोला, प्रश्न को रीड करते हैं। प्रश्न बोला कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है जो, अच्छा बता दे, ये जितने क्वेश्चन लिखा है ना VVI लिखा है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम।
यानी कि ये जो है आगे बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये पीछे जो है टैग के साथ मैंने लिखा है इसमें कि कब किस साल में पूछा हुआ है, यानी कि सब एक प्रकार से कहे तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्रीवियस वाई से ईयर क्यू से क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसलिए सभी को अच्छा से देखना, हम अच्छे से आराम से डील करेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी। तो देखते हैं पहला प्रश्न बोला कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम को ये लिखते हैं, इसका मान पूछा है कितना होता है, ऑप्शन में दिया है। और ये 2016 का प्रश्न है। पहला में दिया 10 के पावर माइनस 10 मीटर, दूसरा दिया 10 के पावर माइनस 8। तो बता दें कि एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। इसका ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा, ये पहला था, शांत रहो, हल्ला मत करो। प्रश्न संख्या 2 बोला कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। और ये सवाल बहुत हलवा है, तुमको लग रहा है कि पढ़ा दिए हैं, लेकिन ये 2-3 बार बोर्ड में पूछते हो। 16 में पूछा है, 23 में पूछा है, और लास्ट वाला सवाल 2026 में भी पूछा था। इसलिए प्रश्न हल्के और कठिन नहीं होते हैं। जब कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील कर लोगे ना, समझ जाओगे ना, तो लगेगा कि टॉप जो था ना प्रश्न या कोई टॉपिक था, तो तुमको आसान लगने लगेगा। कब, लेकिन जब अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझ लेगा तब। अभी लग रहा हो कि अपवर्तन कितने नियम है, तो कह देगा 2, तो जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए लगेगा ना कितना होगा। तो अपवर्तन का पूछा कितने नियम होते हैं, तो अपवर्तन के 2 ही नियम हैं। प्रश्न अगला की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला दिया 3 × 10 के पावर 8, बी दिया है 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। तो बताया था कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चौथा कह रहा है प्रश्न, चौथा अच्छा प्रश्न है, ये अच्छे से इसमें आ रहा है कैमरा में ना, देखते रहना। चौथा बोला कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। अच्छा ये बताओ तो प्रकाश की जो चाल है क्या अलग अलग माध्यम में एक ही होगा, जैसे जल माध्यम हो गया, हवा माध्यम हो गया, कांच में, क्या एक ही चाल होगा, नहीं ना होगा। यानी कि अलग अलग माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर देखोगे तो इसमें पहला है कि समान होती है, समान नहीं होगा, गलत। भिन्न भिन्न होती है, बी में बोला है। और सी में बोला ए और बी दोनों। पहला जब कट गया है तो सी में दोनों कैसे हो सकता है, नहीं ना। तो ऑप्शन बी में बोला है कि भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा ना। चलो 5वां सवाल देखते हैं। 5वां बोला कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, ध्यान देना प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा है। वायु में प्रकाश की चाल ऐसे पूछा है, इस प्रश्न को हम लिख देते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, चाल निर्वात की अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा, समझ आया ना प्रश्न को, अपेक्षा होती है। क्या होती है, देखो ध्यान से। ये डायरेक्ट नहीं पूछ दिया कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है या वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रश्न थोड़ा लपेट दिया इसे। कह रहा कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, बताओ तो निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम ना होती है। बोलो, वायु में कम, वायु में कितना होता है 2.99 × 10 के पावर 8 होता है। और निर्वात में होता है तुम्हारा 3 × 10 के पावर कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड, नहीं ना। तो निर्वात से वायु में प्रकाश की चाल थोड़ी सी ना कम है। तो ऑप्शन नंबर देखो क्या बोला, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम कि ज़्यादा। तो कहेगा निर्वात की अपेक्षा वायु में क्या होती है, कम होती है। बैलो कम, तो कौन सा ऑप्शन होगा 5वां का। तो 5वां हो जाएगा प्रश्न संख्या, इसका सही उत्तर प्रश्न संख्या ए हो जाएगा, कम होती है। यानी कि देखो 2 तरीके से इस प्रश्न को पूछेगा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो कहेगा निर्वात की अपेक्षा कम होती है। और ऐसे प्रश्न पूछेगा कि वायु में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल, चाहे फिर वही प्रश्न हो जाएगा। वैसे याद रखो, निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, और निर्वात में अधिक होती है। 6वां देखो, कह रहा कि तालाब का जल, तालाब देखा है जीवन में कभी अपने, देख लेना, मोबाइल पर नहीं देखा होगा, रियल में। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, यानी कि अपने वास्तविक गहराई से जितना रियल उसका डेप्थ है उससे कम दिखाई देता है, उसका मूल कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन में दिया है सी में, देखो तो अपवर्तन दिया है, सी में अपवर्तन दिया है।
ए में परावर्तन दिया है, बी में विवर्तन दिया है, सी में अपवर्तन और चौथा में ध्रुवण दिया है, जिसको पोलराइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। चलो 7 नंबर प्रश्न देखो, कह रहा कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, किस में होता है? और कह रहा कि निर्वात में होता है। निर्वात में होता है। बी बोला कि ये ए नंबर में दिया है जल में। सी दिया है तुम्हारा वायु में, और डी दिया है कांच में। ये वीडियो में आ रहा है ना सब? हाँ, तो बोलो कौन सा जवाब सही होगा? पूछा कि प्रकाश का न्यूनतम होता है। न्यूनतम किस में होता है? वायु में। तो न्यूनतम मतलब होता है कम, तो कम किस में होगा? हीरा में। नहीं समझ में आ रहा है तुमको ना? तो थोड़ा इसका वैल्यू लिखो यहाँ पर फटाक से। निर्वात में कितना बोलेगा? 3 गुणे 10 के पावर 8। अरे बोलो पीछे से नालायक को। और जल में कहेगा 2.25 है ही ना, बताएं हैं? बोलो। और वायु में निर्वात से थोड़ा सा कम ना, थोड़ा सा कम, तो 2.99 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कांच में 2.00, तो कांच में कहेगा 2 दशमलव होता है, तो 10 मूल हटाओ, झंझट खत्म हो जाएगा। अब बताओ कम बोला है, बताओ 3 सबसे अधिक है ना, उसके बाद 3 से अधिक, थोड़ा सा अधिक ये, थोड़ा सा कम है, फिर इससे थोड़ा सा कम ये है, और फिर सबसे देखो तो कम ये है। तो बताओ तो सबसे, इस चारों ऑप्शन के अनुसार प्रकाश की चाल सबसे कम किस में है? न्यूनतम का मतलब होता है बीच वाला नहीं, न्यूनतम का मतलब होता है कम है कौन? मध्य का मतलब होता है बीच वाला, बात समझे? मध्य का मतलब होता है बीच वाला। न्यूनतम पूछा है कम, तो चारों ऑप्शन में से पूछा है कम प्रकाश चाल किस में होती है, तो कहेगा कांच में। पूछेगा वैल्यू, तो वैल्यू तुम्हारे टिप्स पर याद होना चाहिए। इस सवाल इधर से पूछे उधर से जवाब आया गोलियों की रफ्तार से, तब लगे दिमाग चल रहा है, दिमाग यहीं पे, समझ गया ना? तो बताओ तो मिटा दीजिए प्रश्न बना सब। अरे डाउट जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना ऑब्जेक्टिव माध्यम से। अब ऑब्जेक्टिव भी नहीं, अभी और प्रश्न है, सब निकाल के रेडी रहो। चलो ये सब भाई इसमें बता दे रहे हैं कि इसमें सब टाइप है, ठीक है ना? इसको लेना होगा, आसानी से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी रुपए के, समझ गया ना? इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे। बता देंगे PDF कहाँ मिलेगी। PDF जो है मैंने खुद से लिखा है, बेहतरीन PDF है, नोट्स है, फ्री में मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिखा होगा। एक बार पढ़ के देखोगे ना, तो तुमको पेड कोर्स से इसकी तुलना करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा नोट्स में कितना है, समझ गया ना? इसलिए क्लास को कंटिन्यू रखो जारी, कॉन्सेप्ट को समझते चलो। PDF लास्ट में मिल जाएगा, उससे नोट्स बना लेना, चाहे निकलवा लेना। बीच में डिस्टर्ब बार मत पूछना कि क्या करना। हाँ, जो भी प्रश्न हो या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसको मैं पर्सनली क्या करूँगा, देखूँगा, उसके बाद रिप्लाई करने का भी कोशिश करूँगा 100%, समझ गया ना? अब इसमें जैसे कि देखो, ये मैंने MCQ जो है ना करा दिया, जितने MCQ थे ये सब मैंने करा दिया। अब इसके नीचे ये जो है बचा हुआ है तुम्हारा निम्न प्रश्नों का उत्तर दे, ये अति लघु, इन सभी को कराने वाला हूँ। अब चलो सब निकाल लिया अपना अपना, शुरू करें ना? क्या कुछ बात है? नहीं, डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना? होता है। चलो, करा निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दे। यहाँ पर केवल प्रश्न लिखा है, कोई भी उत्तर नहीं लिखा है। मैंने उत्तर जानबूझ के नहीं लिखा है ताकि इतना प्रश्न कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो तुमको एक बार बनाओ, दिमाग की बत्ती जले, उसके बाद हम तुमको बताए, तब तुमको लगे कि वो इसका उत्तर ये था, समझ गया ना? शुरू करते हैं। वो MCQ वाला टाइप था ना, ये दूसरा टाइप है तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव वाला, जिसको हम बोलते हैं अति लघु या लघुत्तरीय, लघु या अति लघु, यही ना? चलो पहला प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कह रहा है कि जब कोई सतह है, माध्यम इसके ऊपर माध्यम नंबर 1 है, माध्यम नीचे नंबर 2 है, तब जब एक माध्यम से, बताओ तो अभिलंब की कल्पना कर दो ऐसे, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो कह इसकी दिशा बदल जाती है, तो दिशा बदल जाने की ही घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो कहेगा इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक लाइन में जवाब क्लियर हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा बता दिया मैंने ना, कहेगा इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा कह रहा कि जब प्रकाश किरण विरल
से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर। देखो क्लियर यहाँ पर कर दिया है कि प्रकाश जो किरण है ना, प्रकाश की किरण है, विरल से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, लो माध्यम भी लिख देते, माध्यम में। तो अब कह रहा है कि किधर मुड़ेगी, तो तुम ही बताओ। विरल से जब सघन में जाती है तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही। ऑप्शन नहीं, इसका तो लिखना होगा क्या, तो कहेगा अभिलंब की ओर मुड़ेगी। पूछा अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर, तो कहेगा अभिलंब की ओर। अरे अभिलंब की ओर यहाँ पर लिख दो। हो गया। प्रश्न संख्या 3। थोड़ा बहुत गर्मी चिपचिपा वाला है ना। कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण माध्यम से 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। लो अब आएगा सब असली मजा। अब इस बार ये ना बोला कि क्या विरल माध्यम की अभिलंब की ओर जाएगी कि दूर। पहले ही प्रश्न बोल दिया है कि जो है ना माध्यम 1 है, क्या है माध्यम नंबर, माध्यम 1 है, माध्यम 1, और माध्यम 1 से माध्यम 2 में गई है। तो इसे दिखा दे, माध्यम 2, माध्यम 2 में गई है। ये माध्यम 1 कौन सा है, विरल कौन है, सघन कौन है, हमको नहीं मालूम है। अब बोला आगे तो अब ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। बताओ तो कहाँ मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, दूर मुड़ जाती है। अच्छा दूरी लिख दिए हैं, दूर लिखो, हाँ दूर मुड़ जाती है। तो दोनों में से कौन प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। पूछा कि अधिक सघन कौन है, अधिक सघन। आ रहा है सब नीचे वाला वीडियो में ना, बोलो आ रहा है इसमें ना, चलो ठीक है। माध्यम 2। अच्छा ये बताओ, ये माध्यम 1 कहा है कि कौन है, हमको नहीं मालूम है। माध्यम 2 भी कौन है, हमको नहीं मालूम। पूछा कि अधिक सघन कौन है। अच्छा ये बताओ, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। विरल से सघन में जाती है तब अभिलंब की ओर। यहाँ पर कह कि अभिलंब से दूर भागी है, अभिलंब की ओर नहीं गई है, अभिलंब से दूर भागी है। तो विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर जाती है, अभिलंब से दूर भागी, इसका मतलब सघन से विरल नहीं है ना। इसका मतलब कि माध्यम 1 जो है अगर विरल रहता, विरल से सघन में जाता तो अभिलंब की ओर मुड़ना चाहिए था ना। तो यहाँ पर कहते अभिलंब से दूर मुड़ा, इसका मतलब माध्यम नंबर 1 जो है क्या है, सघन है। क्या है, माध्यम 1 जो तुम्हारा है सघन है। माध्यम 1 क्या है तुम्हारा, ये माध्यम 1 जो है सघन है, सघन है। सुनो सघन समझ में आएगा। अच्छा ये वाला लाइन समझ रहा है, ऊपर वाला प्रश्न जरा देख तो, कि विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। यहाँ दिक्कत नहीं ना है, यानी कि पहला माध्यम विरल था, विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर मुड़ी, लेकिन यहाँ पर कह दिया कि अभिलंब से दूर मुड़ी है। तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में गई है तो अभिलंब से दूर मुड़ी है। तो अभिलंब से दूर मुड़ने का तुमको एक ही कंडीशन मालूम है कि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है, सघन से विरल में जाना होता है। तो इसका मतलब माध्यम 1 जो होगा सघन होगा, तभी तो सघन से विरल में जाएगी तो दूर भागती है। वैसे भी नहीं समझा, सुनो इस लाइन को समझ रहा है ना। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर। हम इसका जस्ट उल्टा लिख देते इसे, तो सघन से विरल की ओर, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में। तो बताओ तो क्या अभिलंब से दूर जाएगी, बोल, अभिलंब से दूर जाएगी, बताओ इतना तक। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर, और सघन से जाएगी विरल तो अभिलंब से दूर जा रही है। तो प्रश्न में जो दिया है ना कि अभिलंब से दूर भागती है, दूर भागती है। माध्यम यहाँ पर सघन नहीं लिखा है, माध्यम 1 लिखा है। क्या लिखा है, माध्यम 1। यहाँ पर विरल माध्यम नहीं लिखा है, माध्यम नंबर क्या लिखा है, 2। बताओ तो अभिलंब से दूर भागी तो प्रकाश कौन, माध्यम 1 और 2 में कौन सघन है, तो कहेगा माध्यम 1 ही ना सघन है। अरे सघन है तब तो सघन से विरल में गई है तो दूर भागी है। अब क्लियर हुआ, बस। चलो प्रश्न संख्या 4 है ना। कह रहा कि वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितना दूरी करते हैं। बहुत अच्छा सवाल, वायु में। अच्छा बताओ तो वायु में प्रकाश की चलपल होती कितनी है, तो कहेगा 2.99 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर में बताएगा तो इतना बताएगा, और किलोमीटर में बताना होगा तो क्या करेगा, ये 3 गो हटाएगा 0 तो इतना हो जाएगा 2.99 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 3 पावर हटेगा तो 5 बचेगा। अब किलोमीटर में हो गया, ठीक। यानी कि 1 सेकेंड में 2,99,000 किलोमीटर तय करेगा। अब मीटर में बताएगा तो 1 सेकेंड में
कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा ये 29,99,000 करोड़ मीटर, इतना टाइप का हो जाएगा। 29 होता है इतना करोड़ में, तो लाख में बताएगा इतना, ठीक है। 2,99,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बताओ, तो समझ आ गया ना। बोला था कि 1 सेकेंड में कितना तय करता है, तो मीटर में बताएगा तो ये वैल्यू, और किलोमीटर में बताएगा तो ये वैल्यू। अरे बात समझ में आ रही है, कुछ पहले पढ़ रहा है। चलो और सवाल है। अच्छा, वो लघु उत्तर ये सवाल दिया, ये अति लघु था। ये क्या था तुम्हारा, ये अति लघु था। अब लघु उत्तर ये शुरू हो रहा है। चलो, तो हिंट दे देते इसी तरह से लघु उत्तर ये बने। थोड़ा जिसमें थोड़ा दम होगा तो उस पर चर्चा करेंगे, नहीं होगा तो उसको आगे छोड़ के स्किप करके आगे निकलेंगे। और प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है, तो लिख लेगा ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भाई मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो मैं जिक्र कर रहा हूँ, समझ गए ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट थ्योरी के बाद प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। पहला बना लेगा। दूसरा सवाल बोला है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। हमारे दैनिक जीवन में क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो कहेगा दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन तारों का टिमटिमाना देखते हैं। तारों का टिमटिमाना क्या है, किसके कारण, थोड़ा बहुत 2 लाइन उसमें लिख देगा, नहीं हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना पहला उदाहरण, अरे जैसे लिखेगा ना, पहला तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। और दूसरा उदाहरण क्या रख देगा, कहेगा बाल्टी या गिलास में रखी हुई छड़ी या कांच का थोड़ा सा तिरछा दिखाई देना ना, लिख देगा ना इसको। प्रश्न संख्या 3 देखो, कह रहा कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचिए। तो किरण आरेख खींचेगा इसे, बताओ तो कोई ये रेखा हो जाएगा, रेखा हो नहीं जाएगा, रेखा हो जाएगी। रेखा जो है स्त्रीलिंग होती है, रेखा खींची जाती है, समझ गया ना। तो इसके ऊपर क्या है, माध्यम नंबर 1 है, इसके नीचे माध्यम नंबर 2 है। हम नाम दे देते, ये तुम्हारा है हवा माध्यम। कौन माध्यम, हवा माध्यम। ये है तुम्हारा जल। अब तुमको बताओ तो कौन इसमें सघन माध्यम होगा, पीछे इन है शांत रहो, पीछे बताओ रे। माध्यम 1 और माध्यम 2 में कौन सघन माध्यम होगा, बताओ जरा। माध्यम 1 और 2 लिखा है, आँख अंधा नहीं ना का, तो माध्यम 1 की माध्यम 2 ऊपर वाला नीचे वाला मत बता। माध्यम 1 सघन माध्यम होगा। हम बोले हैं सघन माध्यम कौन है, माध्यम 1 आएंगे ना तो कूट देंगे तेरा सर, सुन ले। सघन और विरल क्या बताएं हम, नालायक कहीं का। बताएं कि प्रकाश की चाल जिसमें प्रकाशता अधिक होती है, प्रकाशता नहीं लिखेगा तो मत लिख, कहेगा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको विरल माध्यम कहते हैं। तो हवा में ना प्रकाश तेज से चलेगी रे, दुष्ट कहीं का। हम बताएं कि हवा में 2.99 × 10 के पर कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। और जल में तुमको बताया 2.25 होता है ना। तो ये किस में ज़्यादा है, प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा है, प्रकाश की चाल ज़्यादा है हवा में, हवा में ज़्यादा है ना। तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको विरल माध्यम कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल थोड़ा कम होती है वो सघन माध्यम कहते हैं। तो तुच्छ और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट तुमको ना समझ आता है। कह रहा किरण आरेख खींचिए जब प्रकाश की विरल माध्यम से सघन में आती है। तो बताओ, अविलंब की कल्पना करते हैं यहाँ पे, तिरछा हो गए। अब देखो यहाँ पर करते हैं सीधा, ये अविलंब की कल्पना करती है। अब बताओ तो आपतित किरण ये दिशा दिखा दिए, अपने मूल पथ से विचलित हो गई तो इसको इधर दिखा दे। कहेगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए, अपने मूल पथ से क्या हो गई। सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद ऐसा प्रश्न अगर इतना डिटेल से कराना पड़े तो समय तो ज़्यादा लगता ही है। अच्छा, सवालों को सब बनाया है कि नहीं बनाया है घर पे, कि हमारे भरोसे बैठा था कि करवाएंगे मास्टर साहब तो करेंगे हम, और इतना मारेंगे ना दौड़ा। फिर इसमें प्रश्न 2 बोला है कि जब किरण सघन से विरल में आएगी तब ऊपर दिखाना होगा सघन, तो ऊपर जल लिख दे, बोलो। और हम तो मार्कर लिए तो मिटा देंगे ना ऊपर है, ये हवा लिख देंगे।
तो बताओ, तो अभिलंब से दूर भागेगी ना, जब सघन से विरल भागेगी तो अभिलंब से तो शानदार क्वेश्चन है चौथा। दूर। हो गया। चलो प्रश्न संख्या 3 क्लियर हुआ, मिटा दे। सर सब तुच्छ लेवल के सवाल है, कॉन्सेप्ट को समझ लेगा तो, ऐसे नहीं। करा कि हवा में चलती हुई प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? जल में तिरछी प्रवेश कर रही है, ध्यान से सुनना, माध्यम का जिक्र नहीं किया है। कह रहा है कि प्रकाश की कोई किरण है जल में तिरछी प्रवेश कर रही है, तो मान लो कि कोई रेखा है नीचे, इसमें क्या है? जल है। क्या है तुम्हारा? जल है। आगे का अब बताओ, जल है तो जल में आएगी, तो अब ये तुम्हारा है, इसका मतलब ऊपर वाला पक्का विरल माध्यम होगा। जल में प्रवेश करे इसका मतलब ऊपर वाला माध्यम किससे चल के आई होगी? जल में प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब माध्यम 2 जल की बात कर रहा है, तो अभिलंब की ओर आएगी। नहीं भाग, अभिलंब को नहीं भागेगा, सुन बात को ध्यान से। अभिलंब से भागेगा। करे करे कोई पर हवा में चलती हुई प्रकाश किरण है, हवा में पहले चल रही थी, ध्यान से सुन बात को। करे कि हवा में चलती हुई प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, इसका मतलब हवा में चल रही थी, अब जल में प्रवेश कर रही है, तो ऊपर वाला इसका मतलब विरल माध्यम में चल रही थी ना, नहीं बुझा? हवा में चल रही थी, बोला कि अब जल में प्रवेश कर रही है, इसका मतलब विरल माध्यम से सघन में आ रही है, तो जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर भागती नहीं है, मुड़ती है। समझ लिया? तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसको दे देगा, क्योंकि लघु उत्तरीय है, और लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब कम से कम कितना लाइन में? कम से कम 3 से 4 लाइन में पेश करेगा ना। 5वां सवाल, चलो करा कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। 6 नंबर प्रश्न, करा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। नहीं लिख पाएगा, इतना आसानी से सॉल्व किए हैं, बताएं तो लिख लेगा। स्नेल के नियम को लिखकर समझाए, अपवर्तन के दूसरा ही नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। 7 को भी लिख देगा, बताओ तो हो जाएगा, यहाँ पर कर देगा ना, बोलो हो जाएगा? हाँ जरूर जरूर, एकदम बिल्कुल। देखो डांटा यहाँ पर एकदम पाका ला के रखो, बिना मार बिना डर कहाँ रहेगा शरीर में, नहीं ये चालू रहेगा मेरे भाई। तो इतना उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो इन प्रश्नों को। इसको मिटाते हैं, इसको तो सिर्फ एक्सप्लेन किए। ये आया है मारने वाला पर यार छोड़ी। ऑफलाइन में ना हो तो मज़े ना है। कहाँ कहाँ से कर रही है? हाँ क्या की है ये? हाथ निकाल तो, जल्दी जल्दी निकाल, जल्दी निकालना। चुप कर, टूट जाएगा कहीं पर। हम मारने को ना डराते नहीं कि टूटेगा कहीं, कुछ नहीं। जब आसानी से और अच्छे से पढ़ा रहे तो आसानी से पीटेंगे भी, हम पीटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ कभी कभी सोचते रहते हैं कि इतना मार दिए, ना मारना चाहिए, कभी कभी रात में याद भी आता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि ना मारेंगे तो ये सुधरेगा ही नहीं, सुधरेगा, इसलिए फिर हमको मारना पड़ता है, दिक्कत होता है। नहीं तो हम सोचते हैं कि कभी कभी सन्यासे ले ले मारने से, लेकिन इस नालायक सब मार खाएगा नहीं तो सुनेगा नहीं। 4 बार बोलो कि शांत हो जा रे, शांत हो जा, ये सुनेगा नहीं। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते क्या क्या पढ़ा है। प्रकाश का, पीछे से बोलो, प्रकाश का अपवर्तन खत्म कर दिया, बोलो क्या है, उदाहरण विशेषता सब खत्म कर दिए। दूसरा हमने प्रकाश का चाल पढ़ लिया, प्रकाश का या प्रकाश की चाल खत्म कर लिया। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जिक्र कर लिया, जिसमें से बोर्ड में सवाल भर भर के आए हैं, VVI। अब तीसरा हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो बताओ तो, इसको शुरू करें ना, अपवर्तनांक को शुरू करें। लिखे होंगे खोपड़िया पर, देख नोट्स में लिखा होगा, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 4 में लिखा है। अरे ऐसे ऐसे है ना मेरे यहाँ नमूने, इन लोगों को ये भी मालूम नहीं कितना पेज पर हम अपवर्तनांक लिखे हैं, कितना पेज पर क्या लिखे हैं। इतने होनहार है सब नालायक। चलो अपवर्तनांक है तीसरा टॉपिक हमारा, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक है दे बातें। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? छोड़ दो, अंग्रेजी नहीं आ रहा तो अंग्रेज बनना ज़रूरी नहीं। कॉन्सेप्ट को हिंदी में अपने भाषा में समझो, अच्छे से लिख दो, हो जाएगा। तो
देखते हैं कि अपवर्तनांक है क्या। देखो हम बताए थे कि जैसे प्रकाश जो है, ये कोई रेखा है, इसके ऊपर माध्यम नंबर 1 है, नीचे माध्यम नंबर 2 है। एम लिखे मतलब माध्यम, बार बार माध्यम नहीं लिखेंगे तो समझना आसानी से। बताए थे कि प्रकाश एक माध्यम से, इसकी दिशा दर्शा दे इसे, तो यहाँ पर दर्शा देते हैं अभिलंब। देखो ये मार्कर से खींचते हैं तो थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा ना, तो इसको थोड़ा समझना कि मार्कर है, थोड़ा बहुत सोझा नहीं खींच सकते हैं, समय लगेगा। तो जब एक माध्यम से दो माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर या अभिलंब की तरफ, यही दो कंडीशन बनता है। इसका मतलब माध्यम एक विरल होगा और माध्यम 2 सघन होगा, तो उस पर निर्भर करता है। से मान लो कि अगर ये विरल रहता और ये सघन रहता, सघन माध्यम रहता है, तो अभिलंब की ओर किरणें मुड़ती, और या ये सघन होता है, ये विरल, तो अभिलंब से दूर भागती, ये कंडीशन होता है। तो अपवर्तनांक ये कहता है कि प्रकाश किसी माध्यम में या दो माध्यमों में अपनी चाल में या अपनी दिशा में कितनी मुड़ने की क्षमता रखती है, उसी को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब नहीं समझे अभी? समझ। मतलब कहे कि प्रकाश की किरणों का किसी माध्यम में अधिक से अधिक मुड़ना ही क्या कहलाता है? सिंपल भाषा में अपवर्तनांक कहलाता है। यह किताब में जो तुम्हारा दिया है, बहुत बार उसमें दिया उदाहरण के रूप में, या परिभाषा भी दिया उसमें, उसको डिफिनीशन बना के कि निर्वात पर अपवर्तनांक जो है, कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल c, और जिस माध्यम में अपवर्तनांक लेना है उसमें प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये तुमको किताब में दिया हुआ है, भारतीय भवन और एनसीईआरटी में ये वाला तुमको डिफिनीशन, ये वाला तुमको दिया है। ये वीडियो में आ रहा है ना? क्लियर आ रहा है ना लिखा हुआ? तो फिर से समझो हम क्या बोल रहे हैं। हम तुमको समझा रहे हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें कितनी अधिक से अधिक मुड़ती है, मुड़ने की क्षमता रखती है, उसकी उस क्षमता को हम प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। या इसको याद रखेगा तो ठीक, इसको याद नहीं रखेगा तो रखेगा इसको। तो कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं, तो कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल या अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो V होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है या अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं? चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को किसे लिखते हैं? n से लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे अपवर्तनांक बराबर, हिंदी में कहेगा क्या होता है, तो कहेगा अपवर्तनांक को क्या लिखेगा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर क्या कहेगा? सिंपल भाषा में कहेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, उस माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम का हम निकाल रहे हैं। संकेत के रूप में लिखेंगे तो अपवर्तनांक का संकेत हम किसे लिखते हैं? n से, और प्रकाश की चाल को किसे लिखते हैं? c से, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसे लिखते हैं? v से। यानी कि अपवर्तनांक n बराबर होता है c बटा में v। इतनी बात समझ में आई? अब इस पे आगे हमने खूब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी दिए हैं, लेकिन अपवर्तनांक क्या इसको समझ लिया। फिर आगे हम समझ लेते हैं कि अपवर्तनांक जो है, थोड़ा पानी लेते हैं, कोई पानी। भी बता रहे कि उस माध्यम का अपवर्तनांक है, उस माध्यम में अपवर्तनांक नहीं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, सॉरी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे ना, जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे हीरा का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो हीरा में जो प्रकाश की चाल होती है ना, यहाँ पे उसको यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हीरे का अपवर्तनांक आ जाएगा। उदाहरण न्यूमेरिकल मैंने अच्छे अच्छे आसान और लेवल का दिया है, इसलिए इसको पहले समझ लो। लेकर आओ, थोड़ा प्यास लगा है, गर्मी है ना आजकल। देखो गर्मियाँ जितना चल रहा है ना, अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई से जून 2 महीने इतना भयंकर गर्मी पड़ने वाला है ना, बहुत खतरनाक वाला रिकॉर्ड है उसका बना हुआ। तो इसलिए ना गर्मियों में कम से कम दिन में सुबह 6 बजे से लेकर कम से कम शाम के 6 बजे तक, यानी कि AM से लेकर PM तक, 16 लिख दिया है ना,
कम से कम मिनिमम से मिनिमम 3 से 3.5 लीटर पानी तो पिएबे करो। अब कौन 1 लीटर नहीं पी रहा है तो क्या ही उसका बताया जाए। उसको गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा, मन खराब नहीं रहेगा तो क्या होगा उसका। बिल्कुल अजीब सी बात है, होना है, समझ गया ना। क्योंकि पसीना जितना छोड़ कितना निकलेगा क्या होगा, समझ गया ना, हालत ख़राब हो जाएगा। और जिसको ज़्यादा दिक्कत थोड़ा चक्कर वक्कर आता है ना तो ORS रखो। क्या रखो? नहीं रे, वायरस नहीं, ORS आता है नाम का, या इलेक्टोरल आता है। क्या रहता है? इलेक्टोरल आता है। एनर्जी तो देने के लिए नहीं, लेकिन प्यास थोड़ा बहुत कम लगता है, लेकिन हल्का फुल्का फुर्ती भी आ जाता है, ऐसा बात नहीं है। ORS रखो, इलेक्टोरल रखो, सब रखो। कम से कम गर्मियों में तो मेरे भाई गया गुजरा कम से कम 2 लीटर पानी पियो। वैसे तो 2 लीटर 2.5 लीटर पिएगा। छुट्टी करिए। 20 हो रहा है, अभी चलेगा, क्लास कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए तो फिर कौन जी देखिए मत फेंक रही है कॉपी अपन। अभी बताते हैं, रुक जा, चिंता मत कर। चलो जी आगे शुरू करते हैं। चलो अब देखते हैं कि अपवर्तनांक कितने प्रकार का। अपवर्तनांक उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। इसको सूत्र को लिख लेंगे, आगे काम आएगा, इतना है। अब कहता है कि अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है। तो अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक मुख्यतः ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम, और उसी से रिलेटेड है अपवर्तनांक। खैर इसके नियम नहीं है, लेकिन अपवर्तनांक के कितने प्रकार है? 2। तो पहला देख लेते हैं क्या है। निरपेक्ष पहला दिखाई दे रहा है ना, अपवर्तनांक। पहला क्या दिया तुम्हारा? पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक। नीचे वीडियो आ रहा है ना, लिखा हुआ इसमें। चलो ठीक है, ध्यान देना। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। सिंपल भाषा में समझना। पूछन लिखना सीधा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल के संकेत को सी से लिख दे। बोलो। निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम निकालेंगे। अभी अपवर्तनांक निकालना सिखाएंगे ना, न्यूमेरिकल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा सूत्र। इसको साइड में लिखेंगे भी और देखना क्लियर भी होगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को डिफाइन करना होगा, परिभाषित करना होगा। तो कहो कि निर्वात में प्रकाश की चाल C एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि n बराबर C/v। पूछेगा कि C क्या है, अगर मान लो कि पूछेगा C क्या है तो C कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है। और निर्वात में प्रकाश की चाल मालूम है ना कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर, मालूम है ना। और तुमको भी दिया रहेगा जिसका अपवर्तनांक पूछेगा ना, जैसे हीरे का अपवर्तनांक कितना बताया है? 2.24 बताया है ना हीरे का अपवर्तनांक। हम तुमको पूछ देंगे हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा, निकालो। तो लेकिन ये बता देगा कि हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होगी। यहाँ पर दे देगा हीरे में प्रकाश की चाल 1.24 × 10⁸। ये तुमको ऊपर दिया रहेगा, ये नीचे तो काट पीट करके लाएगा तो इतना आ जाता है, समझ गया ना। तो आगे न्यूमेरिकल भी मैंने लिख रखा है, इतना समझ लिया ना। बोलो। कहेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल C एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो मेरे भाई, परिभाषा जो है रट्टा मारने के चक्कर में मत फिर लगना कि हम तो यहाँ पर डिफिनीशन लिखे ही नहीं, परिभाषा लिखे नहीं है, तो तुम भी ना लिखो या छोड़ के भाग जाओ कैसा मास्टर क्या पढ़ा रहा है, जो भी समझा रहे हैं। तो ऐसा मत करना। तुमको जो है ना नोट्स देंगे उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। सब कुछ लिखने भीड़ गए तो समय ज़्यादा क्या वकील होगा। इसलिए समझाने पर फोकस करें। अच्छे से जब समझ जाओगे ना तो परिभाषा को अपने से क्या कर लोगे, डिफाइन कर लोगे। साइंस में एक चीज़ मान के चलो कि जब चीज़ों को तुम अपने से समझ के क्लियर कॉन्सेप्ट को लिखने लगे, जब कॉन्सेप्ट को अपने से समझ लिए और लिखने लगे बना के, तो समझो कि तुमको साइंस अच्छे से समझ में आ रहा है और अच्छे से डील कर रहे हो। नहीं तो हम यहाँ पर लिख दे उसी को याद कर रहे हो, कोई पूछ रहा है तो उसी डिफिनीशन को बता रहे हो, या किताबी भाषा जो लिखा है तो इसका मतलब तुम उसी को रट्टा मार रहे हो।
नहीं तो कभी इधर उधर तुम लाग लपेट कर सकते हो, समझ गए ना। इसलिए मैं लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस मत करना, अच्छे से जो समझा रहे हो उसको समझो, कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, अपने से बना कर लिख लोगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पूछा है कि निर्वात कहो, अच्छा ये कहो कि ये तो सेम इसी का है वही है। कहोगे निर्वात में प्रकाश की चाल c एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को जो है हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और इसका सूत्र जो होता है n बराबर c बटा में v होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल तुमको कभी न्यूमेरिकल में देगा नहीं, तुमको खुद मालूम होना चाहिए कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और जिसका अपवर्तनांक निकालने को बोलेगा ना उसमें प्रकाश की चाल भी तुमको ऑलरेडी दे देगा। ये दिया नहीं रहेगा लेकिन तुमको मालूम रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये तुमको हमेशा दिया रहेगा, ये हमेशा दिया रहेगा, हमेशा मालूम है रहेगा और दे देगा। तो दोनों को काट पीट के सॉल्व करोगे तो अपवर्तनांक n जो है निकल आता है। तो हम दूसरा लिख रहे हैं। हाँ सर सर ये उल्टा सीधा बोल रहा है। ठीक है, ख़त्म होने के बाद अच्छे से उससे भी डील कर लेके देख लें। अपवर्तनांक 2 होता है, पहला सब निरपेक्ष अपवर्तनांक बता दिए, दूसरा है अपेक्षिक अपवर्तनांक, कहीं ना है। देखो तो क्या लिखा है, यही लिखा है नोट्स में। हाँ अच्छा सॉरी, सापेक्षिक लिखा है ना, हम गलत लिख दिए। उन लोगों का छुट्टी नहीं हुआ अभी क्लास में, छुट्टी हो गया है, नहीं आएगा। छुट्टी हो गया, भाग गए। पढ़ने आई, पढ़ाई हुआ ही नहीं। काजल आई थी वो। सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, सापेक्ष अपवर्तनांक, भाग गए हम लोग, कल लेट छुट्टी पढ़ाएंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। देखो पूछेगा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो इस माध्यम में ना, और इस अपवर्तनांक में हमेशा दो माध्यमों का तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है, दो माध्यमों का तुलना किया जाता है। कि जैसे मान लो कि दो माध्यम है, एक माध्यम 2 है और एक ऐसे लिखो, एक माध्यम 2 है और एक माध्यम 1 है। तो बताओ, तो अपवर्तनांक के रूप में लिखना होता है, ऐसे ही ना लिखेंगे n/1 बोलो। तो जब दो माध्यमों का तुलना किया जाता है ना, तो उसको बोलते, जब एक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से की जाए तो उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, समझ गए ना। जैसे n/1 लिखे हैं, n/1 लिखे है ना, तो जैसे अच्छा बताओ, तो ये n पहले n के पास में कौन लगा है, 2 लगा है कि 1 लगा है। n के नज़दीक में 2 n के साथ लगा है ना, तो जिसके साथ लगा हुआ है उसको ऊपर लिखो, n2 यानी कि 2 का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष, एक बाद में है ना, तो इसके रखो इसको नीचे, यानी कि माध्यम नंबर, ऐसे इसको लिख सकते हो n2 n1। ये नहीं आ रहा है वीडियो में, आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं कितना तक आ रहा है। अच्छा इसको थोड़ा बगल में कर देते हैं, क्या दिक्कत। चलो ये आ रहा है ना इधर। तो सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं कि जब दो माध्यमों की क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, दो माध्यमों की तुलना की जाती है, दो माध्यमों में तुलना की जाती है। जैसे माध्यम ये लिखा है n, अपवर्तनांक लिखा, जब 2 की तुलना 1 से की जाए, देखो जो n के पास लगा रहेगा, यानी कि अपवर्तनांक को संकेत n से लिखते हैं ना, n के पास 2 लिखा है कि 1 लिखा हुआ है, 2 है ना, तो अपवर्त लिखेगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक, किसका, 2 का अपवर्तनांक। जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिख दो, तो n1 लिख दिए। इसका मतलब पढ़ेंगे कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक, नहीं सॉरी, माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको लिखने का क्या तरीका होगा, ये देखो तो आ रहा है यहाँ पे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक नहीं आ रहा है, ठीक। चलो ये हम दूसरा लिख रहे हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे लिखा n/1 लिखा है ना, तो जो n के पास होगा इसको ऊपर रखो, n2 n1। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो जो 2 लगा है ना इसका अपवर्तनांक है, किसका अपवर्तनांक है, 2 पर लगा है ना, तो लिखेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अच्छा 2 नज़दीक है तो 2 का अपवर्तनांक ना, किसके सापेक्ष, तो कहेगा जो बाद में है वो, तो किसके बाद, कौन से बाद में, 1 है ना, तो कहेगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, तो कहेगा माध्यम 2 के
माध्यम माध्यम एक के सापेक्ष अब बोलो इसको ऐसे लिख लेगा। अब बताओ हम इसको जस्ट उल्टा लिखते हैं, इसको क्या लिखेगा बताओ, इसको क्या लिखेगा? तो कहेगा बताओ एन के नज़दीक में एक है कि दो है? एक है। एन के नज़दीक में एक है ना, तो कहेगा माध्यम एक का अपवर्तनांक है। जो बाद में उसके सापेक्ष, तो बाद में कौन है? दो है ना, दूर है ना, तो कहेगा n2, यानी कि इसको ऐसे तुलना करने का तरीका है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो नज़दीक है उसका अपवर्तनांक, जो दूर है उसके सापेक्ष। बताओ इसमें दो नज़दीक कौन है? एक है ना, तो माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष कर लेगा। बस इतना ही था इसमें। अब कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसके बाद कुछ दिया है न्यूमेरिकल उदाहरण दिया है, उसके बाद दिया है अच्छा कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक दिया है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को जरा आ जाओ इधर, अपवर्तनांक को इधर आ जाओ। उदाहरण देखो, उदाहरण भाई देख लेते हैं कि किस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक, उसके बाद देख लेंगे कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, उसके बाद न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे अच्छा से। तो उदाहरण में पूछेगा कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्या बताएगा? नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, देखेगा उसमें। तो कहेगा हवा का जो अपवर्तनांक होता है, अच्छा अपवर्तनांक किसे लिखते हैं? एन से लिखते हैं ना। तो कहेगा हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? लगभग एक के आसपास लिखा हुआ है नोट्स में। तो कहेगा हवा का अपवर्तनांक कितना, तो कहेगा एक, याद कर लेना। पूछेगा पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी को वाटर बोलते हैं। देखो केमिस्ट्री में यानी कि साइंस की भाषा में पानी न कह के जल कहा जाता है, मालूम है ना, ये कुछ टर्म होता है। तो बताओ तो पानी का अपवर्तनांक, खैर केमिस्ट्री नहीं है लेकिन बता दिए, तो 1 कितना होता है? 3 होता है पानी का अपवर्तनांक। बात समझ में आई? पूछेगा कि अगला उसमें क्या दिया है? कांच का दिया है ना, कांच का। अच्छा वीडियो में आ रहा है ना, बोल देना। तो कांच में प्रकाश की अपवर्तनांक कितना होता है? 0.5। तो अपवर्तनांक होता है 1.5। पूछेगा कि हीरा का क्या होता है? किसका? हीरा का। याद रखना, ये VVI है, बोर्ड में 3 से 4 बार पूछ चुका है तुम्हारा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। बात समझ रहा है ना, सुना है ना? तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, हीरा का ये 2.24 होता है, 2 होता है ना। तो इतना दशमलव के 2 अंक तक ही याद रखेगा। 2.42 है। अच्छा 2.42 है, ठीक। तो ले हम 42 लिख देते हैं। बात समझ में आई? इतना इसको याद रखेगा। तो बताओ तो अच्छा उसमें और कोई ऐसा सारणी है जिसमें 2.42 से किसी का मान अधिक हो? नहीं है ना। अब हम तुमको बताते हैं कि हीरा में प्रकाश की चाल जो होता है ना, सॉरी, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। सुन लिया? जैसे बताया था कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक, यही ना बताया था। उसी प्रकार पूछेगा कि किस माध्यम का या किस पदार्थ का तुम्हारा अपवर्तनांक अधिक होता है, तो कहेगा हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है, 2.42। अब आगे तुरंत बताएंगे कि जिस माध्यम का प्रकाश क्या बोलते अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, और हीरे में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। और तुमको याद होगा तो बताओ तो कितना बताए थे हीरे में प्रकाश की चाल? तो कहेगा 1.24 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड बताया था। इसीलिए TIR बेस्ड में जब TIR बताएंगे यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो बताएंगे हीरे इतना अधिक क्यों चमकते रहता है। समझ गया ना? उसी TIR पर क्या होता है? बेस्ड होता है, पर आधारित होता है। समझ गया ना? तो बताओ तो इन सभी का नाम याद रखेगा? मान चलो मेरे साथ बोलेगा, सब यही के याद करेगा। चलो कोई बोर्ड पर ना देखेगा इधर। चलो हवा का अपवर्तनांक पूछेगा तो कितना बताएगा? तो हीरे का अपवर्तनांक 1 से शुरू होता है, 1 से नीचे कहाँ शुरू होता है। चलो अब 1 के बाद जल, रोज आदमी जल पीता है, पानी पीता है ना, तो जल का अपवर्तनांक रहेगा 1.33। 1.33 जल का अपवर्तनांक 1.33। 33 रहना लायक कहीं का। हाँ है, यहाँ पर ऐसे ऐसे है नमूने बैठे हुए। तो उसके बाद पानी के बाद क्या आता है? कांच। तो कहे कांच में, कांच का मतलब समझता है ना, जो ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास, तो कांच में अपवर्तनांक आएगा 1.5। और उसके बाद क्या है? हीरा है,
तो हीरा में कहेगा 2.42। ओवरऑल पूछेगा किस माध्यम या किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो कहेगा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये बोर्ड में तुम्हारा ना, बिहार बोर्ड में 2 से 4 बार अभी तक सवाल पूछ चुका है। 2 बार तो गया, बहुत कम बता रहा है, 4 बार पूछ चुका है प्रश्न। इसलिए इस टिप्स इसको प्रश्न को याद रखना, हीरा वाला। और ट्रिक इसको बताया था ना कैसे याद रखेगा, इसमें अ जोड़ देना है। जैसे लिखा हुआ ना, क्या लिखा है, हीरा। हीरा कितना है, 2.42 है ना, तो किसी को जाकर प्रेम से कह दो, तो तुम कहेगा अरे हीरा बोल रहा है हमको, हीरा, लेकिन वो हीरा नहीं, तुम समझ गया है। फिर लेकिन ऐसा नहीं, मिटा दो, समझ गया ना, मजाक के लिए याद करें, याद रखेगा ना, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक। चलो एक बार सभी का मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ऐसे मैं PDF दूंगा, उसमें सब रहेगा शामिल, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ अपलोड होगा, क्यों नहीं होगा। कितना हुआ, 59-56 हो रहा है। चलो मिटा दे, चलो भाई मिटा देते हैं। नहीं अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार सूत्र को फिर से हम लिखेंगे, लिख देंगे मेरे भाई, चिंता मत करो। चलो जी, चलो सूत्र एक बार बोलो मेरे पीछे पीछे, न्यूमेरिकल कराएंगे तुरंत। अच्छे हलवा बताओ। अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, n बराबर क्या होता है, C/v होता है ना। पूछे गया अपवर्तनांक को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे n/1 लिखा है तो क्या तरीका होगा लिखने का अपवर्तनांक, तो कहेगा n2 का अपवर्तनांक, जो नज़दीक में उसका अपवर्तनांक, जो दूर है उसके सापेक्ष। तो दूर कौन, एक है ना, अरे n के दूर है ना एक, n1। लेकिन ज़रा इसको बताओ, हमको पढ़ के n1 लिखा है, इसको क्या लिखेगा, तो बताओ n के नज़दीक में कौन है रे दोस्तों, एक। तो कहेगा n1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, n2 के सापेक्ष। इतना याद रखेगा। और थोड़ा अपवर्तनांक लिख देते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी बोलो। हवा का बोलेगा अपवर्तनांक तो क्या कहेगा, 1 बोलेगा ना। पूछेगा पानी का यानी कि जल का, तो कहेगा 1.33। सबके सब बोलो। पूछेगा कि कांच का, कांच लिखे थे, कांच का, तो कांच का 1.5। पूछेगा हीरा का, इधर आ रहा है वीडियो में आ रहा है ना, हीरे का कहेगा 2.42, 2.4 नहीं। चलो अच्छा एक बात बताओ तो, देखना ही पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कितना आसानी होगा। अच्छा बताओ तो हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये अपवर्तनांक बताए हैं ना, देखो लिख देते हैं यहाँ पर, बस छुट्टी कर रहे हैं, अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक है। अब बताओ तो प्रकाश की चाल लिखे हैं यहाँ पे नीचे, प्रकाश की चाल। अब बताओ, ध्यान दो सबके सब, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, कहेगा 2.99 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। अब ये काम आएगा, देखा ना कैसे। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कहेगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पूछेगा कांच में, तो कांच में बताओ तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बोल दियो। और हीरा में प्रकाश की चाल 1.24 बस, शाबाश शाबाश। और एक हम अपने से लिख दे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 पॉइंट दुष्ट कहेंगे 3 पॉइंट करेगा रे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना सभी को याद होगा। मैंने एक बार अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल भी लिख दिया। अब प्रश्न निकालो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, बस 1-2 न्यूमेरिकल। चलो ध्यान दो, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1, ओए हम प्रश्न को लिख देते हैं, प्रश्न को हम लिखते हैं। कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक डेढ़ है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है, ओए किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। यदि शून्य में प्रकाश की चाल, कह रहा है कि यदि शून्य में, शून्य बोलते हैं निर्वात को, यदि शून्य में प्रकाश की चाल कह रहा है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। अब देखो समझाते हैं हम तुमको, ध्यान देना। सूत्र हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका है, लिख दिया।
प्रश्न बोले किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना 1.5। अगर तुमको सब डेटा याद है तो टिक कर देगा। देखो कैसे कहेगा बताओ तो अपवर्तनांक कितना दिया 1.5। बताओ तो 1.5 किसका अपवर्तनांक होता है? कांच का। तो कह रहा है कि तो उस माध्यम में प्रकाश की चालक ज्ञात करिए। तो बताओ तो कांच में प्रकाश की चालक कितना होता है? 2 गुणे 10 के पावर 8 होता है। तो सीधा कह देगा याद होगा तो कहेगा 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। इसमें प्रकाश की चाल कांच में, क्योंकि ये कांच का अपवर्तनांक तुमको मालूम होगा तो 1.5 होता है। तुमको नहीं मालूम है तो निकालेगा ना सूत्र से। बताओ तो निकालना होगा। तो तुमको बताओ n बराबर हॉल देखना ध्यान से भाई। तो कहेगा अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? c बटा में v, इतना लिख होता है। और बताओ तुमको पूछा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताना है। अच्छा n क्या होता है? अपवर्तनांक होता है ना। तो अपवर्तनांक तुमको कितना ऑलरेडी दे दिया है? 1.5 आ रहा है ना। ये थोड़ा बड़ा लिखा वीडियो में आ रहा है ना क्लियर? 1.5। और बताओ तो c क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, उसी को शून्य में प्रकाश की चाल बोलते हैं। तो कितना दिया है यहाँ पर? देखो तो दिया है। तो इसके जगह पर 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिख दे हम। अब बोला है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो सी क्या बात भी क्या बताए थे? उस माध्यम में प्रकाश की चाल ही होता है और इसी को बताना है। कुछ नहीं तो बटा में 1 मान लें। बोल दो। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई दुख तकलीफ दिक्कत परेशानी हो तो बोलो। सीधा फार्मूला पर पुट कर दें वैल्यू को, दिक्कत नहीं ना। अब जा रहा हो इधर। अब बताओ तो 3 इतना 1 में गुणा करेंगे तो इतना ना होगा। बोलो तो हो जाएगा। बताओ तो 3 गुणे 10 के पावर 8 वीडियो में आ रहा है ना मीटर पर सेकेंड बराबर भी से इतना में होगा तो 1.5 भी हो जाएगा। बोल दो। और भी के साथ जो गुणा में रहता है वो भागा में आ जाता है। बोल दो। तो बताओ तो क्या कहेंगे? भी बराबर ये गुणा में तो भागा में आ जाएगा। ये आ रहा है नीचे ही आ रहा है। दिक्कत हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, क्या दिक्कत है? ये आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? भी से इसमें करेंगे तो भी 1 ऐसे करो 1.5 गुण भी बराबर 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब भी के साथ ये गुणा में तो भागम चल जाएगा। तो कहेगा भी इजिकल टू, रुक जा कोई दिक्कत नहीं, 3 गुणे 10 के पावर 8 लिख दिए। अब ये गुणा में तो भाग में आ गया यहाँ पे। बोल दो। और 10 तो हम भी 10 लगा दे भाई। ऑनलाइन वाले इसमें थोड़ा 10 नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब तुमको दिखाई दे रहा होगा। लो दिखाई दे रहा होगा। ये 1.5 है अपवर्तनांक दिया था। अब हमको इसको करना है काट पीट खून खराबा करना है। तो ये तो अपना काम है, इससे क्या डरना है। काट पीट करो, काट पीट मचाओ, करो। कितना आ रहा है सॉल्व करो। अच्छा ये बताओ, लो इसको थोड़ा मिटा दे, इसको अभी तत्काल हटा देते हैं। बोलो जब नीचे 10 लगा रहा था तो क्या सीखा है? ऊपर 0 10 देते हैं, 1 देते हैं। 10 के बाद जितने अंक कौ अंक है? 1 अंक, 1 0 दे दे। अब बताओ तो 10 गोल हो गया। तो हम तो मिटाने का काम कर देंगे क्योंकि मिटाने वाला व्यवस्था मेरे पास है। इतना तक किसी को दिक्कत? अब बताओ 3 से काटेंगे तो कब बार में कटेगा? 3 5 बोल दियो। और 5 इसको कितने बार में लपेटेगा? लपेट देगा। अब बताओ तो भी बराबर कितना आ गया? ये 10 के पावर कितना है? 8। 2 बीच में गुणा है ना, तो 2 गुणे 10 के पावर कितना आ गया? 8 आ गया। ऐसा ही मात्रा क्या था? मीटर पर सेकेंड में ना। तो बताओ तो अब जरा देखो तो कांच का में प्रकाश की चाल इतना ही यहाँ पर होता है। बोलो। इसका मतलब तुमको अपवर्तनांक दिया था, सब तुमको डाटा और प्रकाश की चाल याद था। तुम फटाक से बता देते कि ये तो कांच का अपवर्तनांक दिया है और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 के पावर 8 होता है। लेकिन तुम याद भी नहीं था। तुमको फार्मूला लगाया था n बराबर c बटा में भी, तो उस फार्मूले से ये आंसर तुम्हारा आ जाता। बताओ तो कोई दिक्कत, किसी को कुछ दुख तकलीफ परेशानी हो गया? क्लियर? ये प्रश्न संख्या 1 था न्यूमेरिकल। ऐसे ऐसे सीट में मैंने दिया है तुमको। कितना सवाल दिया है सीट में? मैंने 5 सवाल दे रखा है मेरे भाई। जैसे इसमें न्यूमेरिकल नंबर 2 है, यहाँ पे देख सकते हो, ये 3 है। फिर इधर यहाँ पर 4 है, ये 5 है। फिर मैंने कुछ सवाल दिए। तुम्हारा होमवर्क रहेगा सवाल नंबर HW में रहेगा। नहीं आ रहा है नीचे? अच्छा रुक जाओ, इतना मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस प्रश्न को डील करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। और इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये सब याद रखेगा, सुन लो सारे के सारे, नहीं तो हम लंका लगा देंगे। सब तुम्हारे न्यूमेरिकल के लिए होने चाहिए।
अरे नहीं रे, तेरा बैंड बजा देंगे। चलो समझ लिया ना। तो तुम्हारा होमवर्क रहेगा कितना, प्रश्न संख्या 1 कर दिया मैंने, प्रश्न 2, 3, 4 और 5 इतना तुम्हारा होमवर्क रहेगा। और ऑनलाइन वाले तुम्हारा भी रहेगा। इन प्रश्नों को मैंने उसमें दे रखूँगा, तुम इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। और एक बात बता दे कि PDF के लिए तुमको क्या बोल रहे थे, PDF के लिए तुमको इस नंबर पे अभी तत्काल 72 56 91 56 24 वीडियो में आ रहा है ना, इस वीडियो पर आए करके मैसेज करना, इस पर PDF तुम्हारा टिक चला जाएगा करके, ठीक। जितना पढ़ाए हैं उतना मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी। चैनल का नाम ये है, समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब